हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका ड्रीम यूपीएससी एग्जामिनेशन क्रैक करना है? आपका ड्रीम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन क्रैक करना है? आपका बच्चा कक्षा 6 में पढ़ता है और आपका ड्रीम है कि आपका बच्चा भी यूपीएससी एग्जामिनेशन क्रैक करे, तो आपको हमारी जीके 2020 यूट्यूब चैनल से निश्चित तौर ही मदद मिलेगी, क्योंकि हमने एनसीईआरटी वीडियो सीरीज स्टार्ट की है और आप सबको पता है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के वीडियो कितने मायने रखते हैं क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन के लिए। और दोस्तों, यहां इस वीडियो सीरीज में हमने हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश की है और यह सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के साथ हमने ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और साथ साथ आउट ऑफ सोर्सेस सभी का कॉम्बिनेशन करते हुए हमने यह वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें और लास्ट में आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और यह हमारा क्लास 6 यूनिट 1 और यह दूसरा लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे और वे जानवरों का आखेट मतलब शिकार भी करते थे। तो यहाँ दोस्तों हमें याद रख लेना है कि कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे और वे जानवरों का आखेट मतलब शिकार करते थे। तो आपने भी मेरे साथ 2 बार पढ़ लिया है और इसी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाई ऑर्डर थिंकिंग वाला क्वेश्चन क्रिएट किया है जो अब आपकी स्क्रीन पर है। तो बताइए, नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले आरंभिक लोगों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? और यहाँ 3 सेंटेंस दिए गए हैं। तीनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा कि नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले आरंभिक लोगों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। और खास तौर पर क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए तीनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। वे कुशल संग्राहक थे, बिल्कुल सही, वे कुशल संग्राहक थे। दूसरा सेंटेंस, वे जानवरों का आखेट मतलब शिकार भी करते थे, बिल्कुल सही, वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। और वे चावल की खेती करते थे, यहाँ कुछ गलत है क्योंकि यह नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले आरंभिक लोगों चावल की खेती के बारे में नहीं जानते थे। तो हमारा कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। लेकिन यहां हमें पूछा गया है वे चावल की खेती करते थे, तो चावल से जुड़ा हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य इलाहाबाद मतलब वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। तो यह चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्रयागराज के कोल्डी हवा से प्राप्त हुए हैं। कहां से? प्रयागराज के कोल्डी हवा से। और मैप के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगा, तो यहां पर लिखा है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा प्रयागराज के पास ही स्थित है जहां से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ओके, और दोस्तों आगे बात करते हैं। लेकिन पहला क्वेश्चन आपको कैसा लगा? बस इसी तरह मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा और बाद में हाई थिंकिंग वाले क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। तो चलिए कुछ इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। कहां? उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों। तो यहां मैप में देखिए कि यह है सुलेमान और यह है किरथर पहाड़ियां और यह पाकिस्तान में स्थित है। तो उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं
तथा जौ जैसे फसलों को उपजाना आरंभ किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कृषि के आरंभ हुए ऐसे 4 स्थान है। एक है हमारे गुजरात के अगल बगल में यह विंध्य रेंज यानी कि विंध्य पर्वतमाला, और यहाँ पर है कीर्थर, यहाँ पर है सुलेमान हिल्स, और साथ साथ गारो हिल्स में भी इसी तरह के साक्ष्य मिले हैं। तो चलिए इसी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए अब क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 8000 ईसा पूर्व के समय को किस युग का आरंभ माना जाता है? 8000 ईसा पूर्व के समय को किस युग का आरंभ माना जाता है? नवपाषाण काल का आरंभ माना जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नवपाषाण काल। और दोस्तों यहां जब हमने बात की है नवपाषाण काल की, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल या पूरा पाषाण काल किस समयावधि को कहते हैं? तो याद रखो 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच की समयावधि को पूरा पाषाण काल कहते हैं। और यह बात मैंने आपको कल बताई थी। और 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व की समयावधि को मध्य पाषाण युग कहा जाता है। और 8,000 ईसा पूर्व नव पाषाण काल का आरंभ हुआ था दोस्तों। और यहां मैंने आपको बताया था कि लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। यानी कि नव पाषाण काल में कृषि का आरंभ हुआ। ओके। और दोस्तों एक और क्वेश्चन कि किस काल में जलवायु परिवर्तित हुई तथा गर्मी बढ़ने लगी? तो मध्य पाषाण काल में जलवायु परिवर्तित हुई और गर्मी बढ़ने लगी। और इसी काल में घास वाले मैदान बनने लगे तथा इस पर आश्रित हिरण, बकरी, गाय, बारहसिंगा इत्यादि जैसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। किस काल में? मध्य पाषाण काल में यह सभी जानवरों की संख्या बढ़ने लगी थी। और बुर्ज होम में मालिक के शव के साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। कहां पर? बुर्ज होम किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम स्थित है, जहां से मालिक के साथ शव के साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। और यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां मैंने आपके सामने जो इमेज रखी है वो बिल्कुल प्रॉपर इमेज है। और यह इमेज है बुर्ज होम की, जहां शव के साथ कुत्तों को भी दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसी तरह की एक और घटना भी है। कहां की? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ स्थित है। और मेहरगढ़ की एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया था। कहां पर? मेहरगढ़ की एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। और यह भी प्रॉपर इमेज मैंने आपके सामने रखी है। और दोस्तों इसी फैक्टर को बेस बनाते हुए हमने यह क्वेश्चन सेट किया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है? बताइए। सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने रख दी और अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? बकरी के साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही बात। कुत्तों के साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से कुत्तों के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही बात। और राख के अवशेष भीमबेटका से प्राप्त हुए थे। कल का वीडियो आपने देखा था। भीमबेटका से क्या प्राप्त हुआ है? भीमबेटका से चित्रित गुफाएं प्राप्त मिली है। अनेक सारी चित्रित गुफाएं मिली है। कहां से? भीमबेटका से। लेकिन राख के अवशेष कहां से मिले हैं? कर्नाटक के हुस्की से मिले हैं। कहां? कर्नाटक के हुस्की से। यानी कि यहां जो ये तीसरा ऑप्शन है वो गलत है। तो हमारा आंसर बन जाता है केवल 1 और 2 नंबर का युग्म है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। तो देखो मध्य पाषाण युग के प्रमुख लक्षण कौन कौन से थे? छोटे औजारों के प्रयोग से प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ था। किस काल में? मध्य पाषाण युग में प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ था। प्राप्त मानव कंकाल से मानवीय युद्ध के साक्ष्य भी मिले हैं। और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों यह आपको याद रख लेना है कि मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और मानव का अस्थि पिंजर सबसे पहले
सरयना हरराय उत्तर प्रदेश में स्थित है और साथ साथ मदहा से प्राप्त हुआ है। क्या यह मानव का अस्थि पिंजर सबसे पहले कहां से प्राप्त हुआ है? इमेज में आप देख सकते हैं। तो मानव का अस्थि पिंजर सबसे पहले सरयना हरराय उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा मदहा से प्राप्त हुआ है। तो यह सभी जो इंफॉर्मेशन है वो आपने याद रख ली। वेरी नाइस। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से? मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागौर से मिलते हैं। तो हमारा आंसर बन जाता है। और उत्तर प्रदेश के सरयना हरराय यहां से मानव अस्थि पिंजर प्राप्त हुआ है और महदहा से भी मानव अस्थि पिंजर प्राप्त हुआ है। तो यहां हमें पूछा गया है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो 1 और 2 यहां से मिलते हैं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए 1 और 2। और फसलों में सर्वप्रथम क्या उपजाया गया? फसलों में सर्वप्रथम क्या उपजाया गया? गेहूं तथा जौ। और कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ से कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होता है। और मेहरगढ़ कहां अवस्थित था? प्रॉपर लोकेशन में आपको बता रहा हूं। बलूचिस्तान के ब्रेड बास्केट नाम से प्रसिद्ध कोची मैदान में बोलन नदी के तट पर मेहरगढ़ अवस्थित था। और यहां मैप में देखिए कि यह है हमारा इंडिया और यहां पर है पाकिस्तान और पाकिस्तान का यह प्रांत है बलूचिस्तान और बलूचिस्तान में यहां स्थित है मेहरगढ़। और आगे बात करें तो सिंधु नदी की सहायक हकरा नदी की सूखी घाटी में 47 उत्तर नवपाषाण कालीन स्थल मिले हैं। कितने? 47 उत्तर नवपाषाण कालीन स्थल मिले हैं और इनसे हड़प्पा संस्कृति के उद्भव का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो दोस्तों यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कहां से मिले साक्ष्य के आधार पर हड़प्पा संस्कृति के उद्भव का मार्ग प्रशस्त हुआ? सिंधु नदी की सहायक हकरा नदी की सूखी घाटी में 47 उत्तर नवपाषाण कालीन स्थल मिले हैं। इनसे यह हड़प्पा संस्कृति के उद्भव का मार्ग प्रशस्त हुआ है। और यहां मैप में देखें कि यह है सिंधु रिवर और सिंधु रिवर की एक सहायक नदी जिसका नाम है हकरा नदी और हकरा नदी की सूखी घाटी में 47 उत्तर नवपाषाण कालीन स्थल मिले हैं जिनसे हड़प्पा संस्कृति के उद्भव का मार्ग प्रशस्त हुआ है। और ताम्र पाषाण कालीन लोग गाय, भेड़, बकरी, सुअर और भैंस रखते थे। वे घोड़े से परिचित नहीं थे। क्या यह कैल्कोलिथिक कल्चर के लोग गाय, भेड़, बकरी, सुअर और भैंस रखते थे? वे घोड़े से परिचित नहीं थे। और उस समय गेहूं और चावल के अतिरिक्त बाजरे और मसूर, उड़द, मूंग इत्यादि की भी खेती होती थी। क्या उस वक्त बाजरे, मसूर, उड़द, मूंग और साथ साथ गेहूं चावल की भी खेती होती थी? तो दोस्तों आपने यह इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़ी है। तो बताइए ताम्र पाषाण कालीन लोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वे घोड़े से परिचित थे? बिल्कुल गलत। वे घोड़े से परिचित नहीं थे, यानी कि यह सेंटेंस गलत है। वे बाजरे और मसूर की खेती करते थे? बिल्कुल सही। तो ताम्र पाषाण कालीन के लोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? केवल 2 नंबर का सेंटेंस सही है। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ था। यहां मैप में देखें कि भारत में यह गारो हिल्स और विंध्य रेंज दोनों ऐसे स्थान थे जहां से कृषि का विकास हुआ और जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। कहां पर? यह विंध्य के उत्तर में स्थित ऐसे स्थान जहां सबसे पहले चावल उगाया गया। तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है। आपने याद रख लिया है। वेरी नाइस। बताइए और मुझे लिखवाइए कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है। इलाहाबाद। ओके, इलाहाबाद यानी कि वर्तमान का प्रयागराज। और प्रयागराज के
कोल्डी हवा से यह चावल के खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के कोल्डी हवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। कहां पर? सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले। और गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो आपको याद रख लेना है कि 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के आसपास आरंभिक नगर फले फूले। और 2500 वर्ष पूर्व कहां पर? यह गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगर बसाए गए। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। मैप में आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था मगध, जो गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था और वर्तमान में बिहार में स्थित है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित का सुमेल करो, यानी कि 5 ऑप्शन है, सभी को जोड़ना है। तो चलिए इसी पैटर्न के क्वेश्चन क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। नर्मदा घाटी, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि नर्मदा घाटी बोले तो वहां पर सबसे पहले लोगों ने आखेट बोले तो शिकार और संग्रहण का कार्य शुरू किया था। तो एक के सामने आता है बी। तो चलिए एक के सामने बी, एक के सामने बी, तो यहां 2 ऑप्शन चले गए। आगे बढ़ते हैं। मगध क्या है? मगध पहला बड़ा साम्राज्य जो मैंने आपको हाल ही में बताया। तो 2 के सामने ए आएगा, यानी कि यहां 2 के सामने ए है, यहां पर 2 के सामने ए है। आगे बढ़ते हैं। गारो पहाड़िया, गारो पहाड़िया क्या है? तो कि गारो पहाड़िया में सबसे पहले आरंभिक कृषि शुरू हुई थी। तो 3 के सामने डी, 3 के सामने डी यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो ए ऑप्शन बी चला गया। चलिए 5 को मिला देते हैं। सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियां, तो यहां पर सबसे प्रथम नगर बसाए गए थे। और गंगा घाटी, तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर कहां पर बसे गए थे? गंगा घाटी के आसपास, जो मैंने आपको हाल ही में बताया था। ओके, तो चलिए आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। वेरी नाइस, अच्छा लगा। चलिए आगे बात करते हैं। पाषाण काल में यात्रा करने का कारण क्या था? पाषाण काल में यात्रा करने के 5 प्रमुख कारण थे। पहला कारण, लोग काम की तलाश में यात्रा करते थे। दूसरा कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोग यात्रा करते थे। तीसरा कारण, सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए यात्रा करती थी। व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में यात्रा करते थे। और धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए यात्रा करते थे। तो पाषाण काल में ये 5 प्रमुख कारण थे यात्रा करने के। और अतीत में लिखी गई पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। क्या? यह अतीत में लिखी गई पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, उनसे निकला है। आगे बात करें तो ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है ताड़पत्रों पर लिखी गई प्रतियां। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है भुर्ज का पेड़, और भुर्ज के पेड़ से जो यह छाल निकाली गई है उन पर इसी तरह की प्रतियां लिखी जाती है। इसे बोलते हैं भोजपत्र। तो इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियां को कीड़ों ने खा लिया। क्या? इतने वर्षों में इतने में कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया और कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है और प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। तो अब भी यह पांडुलिपियां कहां पर मिलती है? मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। तो चलिए एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है। पांडुलिपि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? 2 सेंटेंस है, हमें ढूंढना है कौन सा कथन गलत है। पहला सेंटेंस, पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है।
बिल्कुल सही। पांडुलिपियां बरगद के पेड़ की छाल से तैयार पत्र पर लिखी मिलती है। यहां कुछ गलत है, क्योंकि पांडुलिपियां बरगद के पेड़ से नहीं बल्कि भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार पत्र पर लिखी मिलती है। और भुर्ज पेड़ कहां पर होता है? हिमालय में होता है। तो यहां कौन सा कथन गलत है? 2 नंबर का सेंटेंस गलत है, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, केवल 2 नंबर का सेंटेंस गलत। और आगे बात करें तो इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। और इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। और इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत तथा तमिल में है। और प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो यहाँ हमें याद रख लेना चाहिए कि उस वक्त 3 भाषा का प्रयोग होता था, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। और आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? आम लोग अपने बोलचाल में प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों बताइए कि प्राचीनतम ग्रंथ लिखने में किस भाषा का प्रयोग होता था? प्राचीनतम ग्रंथ लिखने में संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा का प्रयोग होता था। तो हमारा आंसर बन जाता है उपर्युक्त सभी भाषा का प्रयोग प्राचीनतम ग्रंथ लिखने में होता था। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे बात करें, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। और मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। क्या? रोसेटा नाम का एक कस्बा है। और यहां से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है। कौन कौन सी भाषा? यूनानी तथा मिस्री लिपि में 2 प्रकारों में उत्कीर्णित यह पत्थर मिला है। कहां से मिला है? तो रोसेटा नाम का एक कस्बा है, वहां से, मिस्र में। और लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। इमेज में आप देख सकते हैं। और यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। किसके शासनकाल में यह उत्कीर्ण करवाया गया था? अशोक के शासनकाल में। और यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नाम के 2 भिन्न भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आप देख सकता हूं, आप भी देख सकते होंगे कि यहाँ जो ऊपर भाषा है और नीचे भाषा है, इसके जो फॉन्ट है वो काफी अलग है। तो यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है, उत्कीर्ण करवाया गया है। और दोस्तों अब बताइए कि अशोक का अभिलेख गुजरात में कहां से प्राप्त हुआ है? बताइए, अशोक का शिलालेख गुजरात में कहां से प्राप्त हुआ है? वीडियो को पॉज कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओहो, आपके मैप में यह आंसर मिल गया। यहां पर है गुजरात, और गुजरात के गिरनार में। कहां? गुजरात में। कहां पर? गिरनार। तो गिरनार में यह अभिलेख प्राप्त हुआ है, जहां अशोक ने यह उत्कीर्ण करवाया था। और काल से वो उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है, वहां से भी अशोक का शिलालेख प्राप्त होता है। और महाराष्ट्र का ठाणे जिला है, वहां का सोपारा, वहां से भी अशोक का शिलालेख प्राप्त होता है। नवपाषाण काल में लोग स्थायी रूप से बसने लगे थे, जिसका प्रमाण कश्मीर के बुर्ज होम में मिले गर्तावास से मिलता है। तो यह याद रख लो कि लोग स्थायी रूप से बसने लगे थे, जिसका प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है? कश्मीर के बुर्ज होम में। और यहाँ मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर है जम्मू कश्मीर और यहाँ पर है बुर्ज होम। और मेहरगढ़ में भी चौकोर और आयताकार घर के अवशेष मिले हैं। कहां से? मेहरगढ़ से चौकोर और आयताकार घर के अवशेष मिले हैं। और पिकली हल में भी राख के ढेर व आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सभी फैक्ट याद रख लिए हैं। तो एक मजेदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बताइए, स्थल और मिले साक्ष्य के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? यहां हमें पूछा गया है कि स्थल और मिले साक्ष्य के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है। चारों युग्मों को ध्यान से पढ़ना होगा। बुर्ज होम, चौकोर और आयताकार घर मिले हैं। यहां कुछ गलत है, क्योंकि चौकोर और आयताकार घर के अवशेष कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। और स्थायी रूप से बसने लगे थे लोग, इसका प्रमाण कहां से मिला है? कश्मीर के बुर्ज होम से। तो यहां यह ऑप्शन गलत। आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका,
अनेक चित्रित गुफाएं मिली है, कल मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सही। हुस की चूना पत्थर निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं, हुस की कर्नाटक से। और पिकली हल राख के ढेर प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ कौन सा युग्म गलत हो गया? 1 नंबर का। कौन सा युग्म सही है? 2, 3 और 4 नंबर का युग्म सही है। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। और कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की भी चर्चा कर ले। तो कृषि का आरंभ तकरीबन 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर तकरीबन 4700 वर्ष पूर्व बसाए गए थे। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य तकरीबन 2500 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया था। और वर्तमान यानी कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व ईसा मसीह का जन्म, तब से वर्तमान जारी है, जिसे हम दोस्तों एन्नो डोमिनी यानी कि साधारण युग भी कह सकते हैं। चलिए अब यहाँ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा? क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन के लिहाज से आपको यह वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और चाहे आप क्लास 3-4 की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यह इंडस वैली सिविलाइजेशन आपके सिलेबस का पार्ट है, तो भी हमारा यह वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए और बाद में इस वीडियो को क्विट कीजिए। कल मिलेंगे एक नए एनसीईआरटी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।